गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 3 को हिंदी मीडियम के लिए 12th फिजिक्स के अंदर। आज हम ऑलमोस्ट इसके लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जो ऊर्जा की बात आ रही है तो ये आपको पता चलेगा कि ऊर्जा किसी सिस्टम से रिलेटेड होगी। मतलब आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र होता है, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर जो ऊर्जा एग्जिस्ट करती है उस ऊर्जा को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा वर्ड ही ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पे हम स्थिर विद्युत की बात कर रहे हैं। सभी आवेश जो है वो स्थिर अवस्था में है। जब स्थिर अवस्था में होता है तो उससे संबंधित जो ऊर्जा होगी उसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। स्थिति में परिवर्तन के कारण या उसके अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्योंकि यहाँ स्थिति में परिवर्तन या अभिविन्यास में परिवर्तन विद्युत क्षेत्र के अंदर हो रहा है। नोट कीजिएगा, स्थिति में परिवर्तन विद्युत क्षेत्र के अंदर हो रहा है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा बन रही है विद्युत वाली और उसका होल पूरा नाम जो हो गया उसका नाम हो गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गई आपको बात। और यह निकाय की होगी, सिस्टम की होगी, क्योंकि एक आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर एग्जिस्ट कब कर पाएगा। मैं आज आपके सामने खड़ा कब हो पाऊंगा, जब मेरे अंदर कुछ न कुछ ऊर्जा हो, जब मेरे अंदर ऊर्जा विद्यमान होगी तभी मैं अपने आप को यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाऊंगा, सरवाइव कर पाऊंगा, वरना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तो अब हम बात करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको हम यू से डिनोट करते हैं। ऊर्जा वर्ड आते ही दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड बात होगी। निकाय के अंदर रहेगी, क्षेत्र में रहेगी, आवेशों को रखेगी, बांध रखेगी और बांध रखने वाली जो ऊर्जा है ना वही आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। या इसको हम इस टॉपिक को ऐसे भी समझ सकते हैं, आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेश निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा बोलेंगे इसको। एक ही बात है, आप कहोगे सर आवेश निकाय, जैसे हम लोग फैमिली में रह रहे हैं है ना, तो आवेश निकाय मतलब 2 और मोर देन 2, मतलब 2 या 2 से अधिक जो होंगे वो आवेश निकाय के अंतर्गत आएंगे। यहाँ एकल आवेश का कोई मीनिंग नहीं होगा। यूं कह सकते हैं हम कि एक आवेश के सापेक्ष दूसरे आवेश को अनंत से पहले के क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे कुछ परिभाषा ऐसे हो जाएगी, आवेशों की स्थिति के कारण, आवेशों की स्थिति के कारण, स्थिति के कारण, इसमें स्थिति परिवर्तन हो सकता है, विविन्यास परिवर्तन हो सकता है। आवेशों की स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र में संचित होने वाली, विद्युत क्षेत्र में संचित होने वाली ऊर्जा, संचित होने वाली ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा यू कहलाती है। आपको बहुत इजीली ध्यान पड़ जाएगा कि ये आवेशों की स्थिति के अंदर संचित होने वाली ऊर्जा है, इसलिए हम इसको स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। एक्चुअली ये कार्य है, ये लाने में किया गया कार्य है। एक आवेश के सापेक्ष दूसरे आवेश को या एकांक को नहीं लाएंगे, एक आवेश के सापेक्ष दूसरे आवेश को लाने में कार्य, मतलब हर कोई काम जो होगा विद रेस्पेक्ट टू होगा। तो एक आवेश के सापेक्ष, एक आवेश के सापेक्ष, यहाँ पे परीक्षण आवेश नहीं होगा, दूसरे आवेश को, दूसरे आवेश को अनंत से पहले आवेश के विद्युत क्षेत्र में, पहले आवेश के विद्युत क्षेत्र में r दूरी तक लाने में, r दूरी तक लाने में किया गया, नोट कीजिएगा, किया गया कार्य। ये जो कार्य होगा W इंफिनिटी, जो एक्सटर्नल वर्क के अंडर में होगा और इलेक्ट्रिक के अपोज में होगा, नेगेटिव होगा, है ना, वो जो कार्य होगा एक्सटर्नल वर्क होगा, किया गया बाहरी कार्य, उन आवेशों के मध्य, देखो दोनों को इंपॉर्टेंस मिल रही है ना, क्योंकि अगर दूसरे आवेश को इंपॉर्टेंस कब मिलती है, जब दूसरा आवेश परीक्षण न हो। अगर दूसरा आवेश परीक्षण होता है तो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन दूसरा आवेश खुद सर्वाइव कर रहा है, बिंदु आवेश है, तो किया गया कार्य उन आवेशों के मध्य, उन आवेशों के मध्य, उन आवेशों का मतलब उन दोनों के मध्य, या इसको हम बोल सकते हैं आवेश निकाय। मतलब पूरी वो ऊर्जा जो पर्टिकुलर न तो पहले आवेश की है न दूसरे आवेश की, वो पूरी फैमिली की है, पूरे सिस्टम की है, मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, संचित होता है। ये हमारा एक तरह से सूत्र हो गया
आप यूं कह सकते हो कि जो हमारी U है वो आपका W है, कौन सा वाला एक्सटर्नल है जो इन्फिनिटी से R ला रहे हो, ये वाला वर्क डन है। और इस वर्क डन को हम कह सकते हैं कि ये वर्क डन जो होगा नेगेटिव होगा, कौन से वाले वर्क डन के, जो हम विद्युत बल के अंतर्गत करते थे। ये किसके अधीन हो रहा है, तो आप कहोगे सर बाह्य बल। और मैं पूछूं ये किसके अधीन हो रहा है, तो आप कहोगे सर विद्युत बल के अधीन, और ये इट्स नेगेटिव ऑफ दैट। ये आपका काम हो गया कि ये दोनों चीजें मिलके ये बनती है, तो इससे हमारा ये हो गया। अब इसको फॉर्मूले के फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं, तो W तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। पुनः हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि V बराबर होता है W अपॉन Q नॉट नहीं लेना है। अब यहाँ पे Q नॉट नहीं लोगे क्योंकि आप परीक्षण आवेश को नहीं ला रहे हो, तो यहाँ पे हम इसको अलग नाम देंगे Q ऑफ ब्रिंग, मतलब लाया गया आवेश। ब्रिंग चार्ज, लाया गया आवेश, दूसरा वाला जो भी ला रहे हो वो वाला आवेश हो गया। लाया गया आवेश, एक के सापेक्ष दूसरे को, एक के क्षेत्र में दूसरे को लाने में किया गया कार्य। ये आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, तो W ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। V किसका हो गया, पहले का, पहले आवेश का विभव जहां पे ला रहे हो, और ये है वो लाया गया आवेश जो जिसको लेके आ रहे हो। तो पहले वाले का तो जो क्षेत्र है उसका विभव, यूं कह सकते हैं वो जो कार्य होगा, संबंधित क्षेत्र का विभव, संबंधित क्षेत्र ऑब्लिक आवेश का विभव जिसमें आप ला रहे हो, गुणा लाया गया अन्य आवेश, लाया गया अन्य आवेश, एक आवेश का तो विभव और दूसरे आवेश का अन्य या दूसरा जो लाया गया, ये क्या हो जाएगा, पहले आवेश का विभव और दूसरा आवेश जो लाया गया। ये आप जो करोगे वो W एक्सटर्नल होगा जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। और इस W एक्सटर्नल को ही हम, यही W एक्सटर्नल हमारा आगे जाके किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके बताओ, U के। यही चीज, यही वापस चीज बराबर हो जाएगी। इसी को हम W एक्सटर्नल को ही हम क्या बोलेंगे, U बोलेंगे। तो आप चाहो तो U का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ये किसके इक्वल है, बिल्कुल समझने वाली बात है, ये U के इक्वल है। तो U इक्वल टू फॉर्मूला हो गया V, किसका बताओ, V पहले आवेश के कारण, V पहले आवेश, और Q जो है जिसको हम लाए वो हमारा कौन सा आवेश हो गया, दूसरा आवेश। ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा। समीकरण नंबर, इसको आप दे दो यहाँ पे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब आप पहले के क्षेत्र में दूसरे को लाओगे, है ना। तो इस चीज को समझेंगे, आवेश निकाय की बात करेंगे। तो अभी हम दो आवेशों की बात करते हैं। जैसे मान लो एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2 है। पहले मान लो कुछ है ही नहीं, ये तो भूल जाओ आप, है ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप एक आवेश को लाओगे तो बताओ कितना कार्य करना पड़ा, कोई कार्य नहीं गिना जाएगा क्योंकि पहले से क्षेत्र नहीं है। पहले हम इस आवेश को लाए, पहले सपोज करो हम Q1 को लेके आए, यहाँ से यहाँ तक लाके रख दिया। ये Q1, ये आपका पहला आवेश है, इसको प्रथम आवेश, एक आवेश बोलेंगे। इसको लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा क्योंकि पहले से कोई क्षेत्र था ही नहीं। अब इसका क्षेत्र है, अब इसका फील्ड है ना, इसका चारों तरफ इफेक्ट है। अब इसके सापेक्ष, प्रथम आवेश के सापेक्ष लाएंगे। प्रथम आवेश के सापेक्ष अगर हम किसी चीज को लाना चाहते हैं r दूरी पर यहाँ पे, तो हम इसको आराम से ला सकते हैं। और किसको लेके आएंगे, द्वितीय आवेश को, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, ठीक है ना। प्रथम आवेश का क्षेत्र हो गया ये, प्रथम आवेश के क्षेत्र में लाए किसको बताओ, कौन से आवेश को लाए, द्वितीय आवेश, अन्य आवेश, द्वितीय ऑब्लिक कौन सा आवेश हो गया, अन्य आवेश। और इसको लाने में हमें क्या करना पड़ा, अनंत से r तक लाने में कार्य करना पड़ा। तो अभी आवेश यहाँ आ गया, हमें कार्य किया, हमने जो कार्य किया, हमारा जो कार्य है वो इन दोनों आवेशों के मध्य एक ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। और वो ऊर्जा बन गई इनके मध्य की कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जो दोनों को इस विद्युत क्षेत्र में बांधे रखने का काम करती है। ये अनंत पे है, अनंत से यहाँ लाने में कार्य करना पड़ा। पहले को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा क्योंकि क्षेत्र था ही नहीं। जब पहले को लेके गए, क्षेत्र डेवलप हुआ, तो दूसरे को लाने में कुछ कार्य करना पड़ा और वो कार्य इनके मध्य निकाय के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। दोनों को बांधे रखता है, दोनों को जोड़े रखता है ताकि वो एग्जिस्ट करे, सरवाइव करे, है ना। हम लोग भी सरवाइव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, वरना हम यहाँ पे रह नहीं सकते। तो ये हो गई r दूरी पर। इसको हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर यूज करना है। तो देखो यहाँ पहले आवेश या प्रथम आवेश बोल देंगे, प्रथम आवेश Q1
से आर दूरी पर विभव या क्षेत्र में विभव, क्षेत्र में जो विभव है वो क्या होगा वो देखते हैं। तो पहले आवेश से आर दूरी पर विभव के इंटू, ये अपना फॉर्मूला है, आवेश बटा दूरी। उम्मीद करता हूं आपको पता होगा के Q1 बटा आर, समीकरण नंबर 4। पुनः इससे इस बिंदु P पर Q2 को लाने में कहां से कहां तक, अनंत से किया गया कार्य, बोलो ये क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। अब आपके पास फॉर्मूला है, वो कार्य आपको निकालना पड़ेगा, है ना, इसको लाने में किया गया कार्य ऑब्लिक संचित ऊर्जा। समीकरण 3 का जरा यूज कर रहे हैं हम, तो बोलो U बराबर V ऑफ 1 इंटू लाए किसको, ये है हमारा लाया गया आवेश, जिसको ब्रिंग चार्ज बोलते हैं। ब्रिंग का मतलब लाना, लाया गया, जो भी है। अब U V1 का मान रख दो, कहां से लाओगे, समीकरण कहां से लाओगे, 4 से। यस, बोलो के Q1 बटा आर गुणा क्या हो जाएगा बताओ, Q2। तो ये हो गया U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। चाहे किसी के सापेक्ष भी चाहो तो आप 2 के सापेक्ष 1 को लाओ, चाहे 1 के सापेक्ष 2 को लाओ। ये इसके मध्य संचित होने वाली दो आवेशों के मध्य, आवेश निकाय है ना, दो आवेशों के मध्य संचित होने वाली विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। ये इसके स्टेबिलिटी को बताता है। U इज वेरी इंपॉर्टेंट। U की वैल्यू जो है आप देखोगे पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 पॉसिबल है, मतलब संभव है इसकी वैल्यू। आगे जाके आप देखोगे ये जो है ना U, ये निकाय के स्थायित्व का मापक है, मतलब निकाय के स्थायित्व को दर्शाता है कि क्या होगा इसका स्थायित्व और क्या रिलेशन है इसके स्थायित्व का। अभी हम बात करेंगे निर्भरता के साथ। एक बार स्क्रीनशॉट या लेना चाहे तो लिखना चाहे फटाफट लिख ले आप। अब देखो निकाय का स्थायित्व और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिश्ता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो स्थायित्व कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं निकाय का जो स्थायित्व होता है, निकाय का स्थायित्व जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, U के। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा, है ना, काम की चीज है, इंपॉर्टेंट है। आप देखो अब ये निर्भरता किसके ऊपर कर रहा है निर्भर, तो पहला तो हो गया माध्यम के आया, तो माध्यम की उपस्थिति, तो हम ये वर्ड डालेंगे जब जब के आएगा, माध्यम की क्या हो गई उपस्थिति। दूसरी बात है आवेश निकाय या आवेशों पर या निकाय या कपल हो गया, जो भी जोड़ा है इनका, है ना, द्वियुग्म जिसको हम बोल सकते हैं। तीसरी बात जो हो गई, क्योंकि आपको दिख रही होगा ये Q1 Q2 है, इसी से डिसाइड होगा कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ना। अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो इट विल बी प्लस, नेगेटिव वगैरह। U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, अगर हम देखा जाए तो ये R और ये क्या हो गया U, और इसमें व्युत्क्रम ग्राफ होगा, पहले बना चुके हैं। तो हमने ये आवेश निकाय की क्या ज्ञात कर ली बताओ, स्थितिज ऊर्जा। अब हम क्या करेंगे, दो का मतलब एक के सापेक्ष दूसरे को लाएंगे। अब इसके अंदर स्पेशल केस लगाएंगे, स्पेशल केस फर्स्ट। ये तो द्विआवेशी निकाय का था फॉर 2 चार्जेस, है ना। इसके अंदर एक नोट कर लेंगे आप, नोट करने की बात ये है कि एक के सापेक्ष दूसरे को लाए, U12 और U21 सेम हो गए। चाहे 1 के सापेक्ष 2 को लाओ तो ये हो गया के Q1 Q2 अपॉन R12 बोलो, चाहे ऐसे लिखते हैं 2 1 अपॉन क्या हो गया R21, तो भी एक ही बात होती। 1 के सापेक्ष दूसरे को या दूसरे के सापेक्ष पहले को लाओगे तो भी स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, समान रहेगी। ये बात ध्यान रखना है, इन दोनों में सिमेट्री होती है, चाहे 1 के सापेक्ष 2 को या 2 के सापेक्ष 1 को। एक आवेश के सापेक्ष दूसरे को, एक आवेश के सापेक्ष दूसरे को, अब चाहे कोई हो ना, दूसरे को लाने में किया गया बाह्य कार्य, एक्सटर्नल वर्क जो आप करोगे वो होगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जब यहां तक आपको बात समझ में आ गई, तब हम चलते हैं स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस फर्स्ट देख लो क्या है। अगर हम त्रिआवेशी निकाय ले लें, है ना, त्रिआवेशी निकाय, अगर हम त्रिआवेशी निकाय की U का मान निकाले तो क्या होगा, देखो बहुत इजी है। आपको कितने आवेश लेने होंगे, यहाँ पे 3 आवेश लेने होंगे, Q1 Q2 Q3। अब एक के सापेक्ष दूसरे को तो जोड़े बढ़ा देंगे, इसके सापेक्ष किसको ला सकते हैं, उसको, इसको, इसके सापेक्ष इसको और इसको, इसके सापेक्ष। अब एक चीज तो कॉमन ही रहेगी, चाहे इसके सापेक्ष इसको लाओ चाहे इसके सापेक्ष इसको लाओ।
तो देखो तरीका क्या होगा, ये दूरी ले लेते हैं 1 2, ये दूरी 2 3 और ये दूरी 1 3, कैसे भी लिखो दूरियां समान है। तो आपको ऐसे लिखना है 1 2 3। अब देखो एक के सापेक्ष किसको लाओगे, 2 को और 3। आगे से आगे सापेक्ष लाते जाओ, पीछे वापस आने की जरूरत नहीं है कि 2 के सापेक्ष एक वो आ चुका है। फिर 2 को किसके सापेक्ष ला सकते हो, 3। तो बताओ निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल वर्ड लगेगा यहाँ, कुल स्थितिज ऊर्जा। कुल स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखेंगे बोलो, कुल स्थितिज ऊर्जा लिखने का तरीका पूरे निकाय की है ना, निकाय होगी अब तीनों की, पूरी फैमिली की होगी, पूरा एक सिस्टम परिवार। 1 के सापेक्ष देखो 1 का 2 से, फिर 1 का आगे चलते रहो 3 से, उसके बाद 1 कंप्लीट हो गया, 2 को आगे चलो 3 से, ये हो जाएगा। अब आप लिखने का तरीका क्या होगा सर, कैसे लिखें, k q1 q2 1 2 दूरी इन दोनों के बीच की, फिर बोलो k पहला आवेश दूसरा आवेश और इन दोनों के बीच की दूरी, फिर वही पहला आवेश दूसरा आवेश दोनों के बीच की दूरी। इस टाइप से हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल लें। अगर हम चाहे स्पेशल केस सेकंड, मान लो चतुआवेशी निकाय 4 आवेश अगर आ जाए तो आप उसकी कैसे निकालोगे, तो यहाँ लिखोगे 1 2 3 4। देखो 1 के सापेक्ष 2 को, 3 को, 4 को, के सापेक्ष आगे चलना है। अब 2 के सापेक्ष आगे चलो, 3 को 4 को, 3 के सापेक्ष 4 को। तो ये इस टाइप से आपके ग्रुप बन जाएंगे, उस ग्रुप से आप आराम से उसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हो। अब ये सूत्र आपके सामने आ गया है, सूत्र से आप इसका मात्रक विमा जो ऊर्जा के समान है पूर्णतया, उसके बारे में भी बात कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ लिखा, अगर हम यहीं पे बात कर ले मात्रक और विमा की, मात्रक विमा अदिश सदिश, तो अदिश राशि तो होगी होगी। यू देखो मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, क्योंकि अपने आप में क्या है, ऊर्जा। अगर मैं विमा की बात करूं तो भी कोई इंटरेस्टिंग बात है, m1 L2 T-2 कार्य के समान है। ये देखो कार्य के समान हो गई सब बातें, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मात्रक हो गई, विमा हो गई, और हम इसको चाहते हैं कि अदिश या सदिश, तो आप कहोगे सर ये कार्य के समान है, तो डेफिनेटली ये कैसी राशि होगी, अदिश। हम इसके अन्य मात्रक के रूप में इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ले सकते हैं, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, शायद आप लोगों को याद होगा, 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। ये ऊर्जा का मात्रक है, विद्युतीय ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, न कि विभव का। तो ये हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा नाम का जो टॉपिक है वो हो गया कंप्लीट, है ना, आप समझ गए होंगे कैसा क्या है। अब हम बात करेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। एक बात तय हो गई कि भाई ये जो ऊर्जा है वो इसको बांधे रखने का काम करती है, उसको अंदर स्टोर करती है ना, ये संचित रहती है दोनों के अंदर मध्य में, है ना। ये संचित कहाँ होती है, मैं पहले लिख देता हूँ, इसका संचय विद्युत क्षेत्र में होता है, दोनों के मध्य होता है। तो एक बात यहाँ पे जरूर लिखेंगे, इसका संचय दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र में होता है, विद्युत क्षेत्र में होता है, जो इनको बांधे रखता है, स्थायित्व रखता है। ये बात ध्यान रखना है ना, नोट कर लेना, लिख लेना, ताकि आपको याद रहे। अब इसको अपन रफ कर देते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए अब बताइए आप, द्विध्रुव के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि द्विध्रुव जो होता है वो दो आवेशों का जोड़ा होता है। दो आवेशों की इस प्रकार से जोड़ी होती है कि आप उसको विद्युत क्षेत्र के अंदर जब रखोगे तो उसके ऊपर बल लगेगा, है ना। आप अपने प्ले लिस्ट के अंदर जब आप वीडियो देखें तो उसकी प्ले लिस्ट के अंदर फिजिक्स सैंपल वीडियो है, सैंपल वीडियो में फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का एक सैंपल डाला हुआ है वीडियो। उस सैंपल वीडियो के अंदर मैंने आपको जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताया है मैंने, ध्यान से सुनिएगा। सैंपल वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट एक वीडियो डाल रखा है जिसमें हम लोगों ने उसके ऊपर बल आघूर्ण लगता है, उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, तो उसको देखिएगा पहले। तो जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, पहले हम उसको बात कर लेंगे और उसके बाद उसको कंप्लीट करेंगे कि उसके लिए कितना हमें कार्य करना पड़ेगा। तो टॉपिक हमारा है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब विद्युत द्विध्रुव का घूर्णन अथवा घुमाने में किया गया कार्य। देखो जो कार्य करेंगे
वही ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अगर क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो तो वेस्ट नहीं जाएगा, संरक्षित क्षेत्र है ना, किसी न किसी रूप में स्टोर्ड होगा, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो आप देखो यहाँ से आप किसी को घुमाओगे तो उसके लिए आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। ये आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं, और आप इसके अंदर एक द्विध्रुव को क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। तो देखो द्विध्रुव को घुमाने के लिए आपको इस टाइप से कार्य करना होगा कि एक पोजीशन से उसको दूसरी पोजीशन में जाओगे। सेंटर हो गया, ये दूरी इसकी हो गई यहां से यहां तक 2 है, और अब हम बात करेंगे ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये एंगल जो है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था ए बी द्विध्रुव के अंदर, ये -q, ये होता है +q। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मान लो वो रखा गया है θ1 कोण पे, है ना, इसकी दूरी 2 है, मैंने बताई थी आपको। ये द्विध्रुव आघूर्ण p वेक्टर है, ये यहां से हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। जब ये यहाँ है ना तो इसके ऊपर एक बल आघूर्ण लग रहा है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। जब ये यहाँ होता है तो इसके ऊपर एक बल आघूर्ण लगता है जो इधर घुमाने का प्रयास करता है, ये इसके ऊपर प्रभावी हो जाता है। अब हमें इस प्रभावी बल आघूर्ण के विरोध में क्या करना पड़ेगा कार्य, ये हम सैंपल वीडियो में देखें, ये आपको सैंपल वीडियो में दिख जाएगा, है ना, टॉपिक करा रखा है। अब इसको घुमा के इसकी ये प्रारंभिक अवस्था से यहाँ लेके आएंगे। समझ गए आप मेरी बात, ये चीज यहाँ आ जाएगी a डैश और b डैश, और उसका एंगल क्या बन जाएगा θ2। उसके लिए आपको कितना कार्य करना पड़ता है, घूर्णी कार्य की गणना करें। कौन सा कार्य, घूर्णी कार्य। तो चित्रानुसार AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, चित्रानुसार AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में जैसे मान लो ये θ अवस्था है, यहां से यहां तक θ कर लेंगे। स्टार्टिंग में θ कोण पर रखा गया है और उसको वहां से यहां तक घुमाने में किया गया कार्य θ कोण पर रखा गया है, θ कोण पर रखा गया है ना, ये मान लेते हैं। तो इस अवस्था में इस पर प्रभावी बल आघूर्ण, इस पर प्रभावी जो बल आघूर्ण है, जो सैंपल वीडियो में दिखेगा, टॉ बराबर होता है PE sin θ, समीकरण नंबर 1। ये तो इसके ऊपर लगता है, रखते ही लगता है। अब इसे इसके विपरीत, इसके विपरीत या विरुद्ध घुमाने में ये तो वो वाला है, विद्युत वाला है ना, ये तो विद्युत बल आघूर्ण है। अब इसके विरुद्ध में लगाएंगे, किया गया बाह्य घूर्णी कार्य, यही कार्य जो है वो आगे जाके विद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। तो आपको पता है कार्य बराबर होता है बल इंटू क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे घूर्णी कार्य, तो बल की जगह क्या होगा बताओ, बल आघूर्ण। मतलब आप घुमा रहे हो तो बल थोड़ी लगेगा, बल आघूर्ण गुणा क्या हो जाएगा, मतलब समझने के लिए ऐसे सब कोणीय हो जाएगा, घुमाने में कार्य हो रहा है, आप इसको क्यों घुमा रहे हो, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन की घूर्णी कार्य। अब ये समाकलन रूप में जब आप इसको लिखोगे, समाकलन रूप में लिखने पर इसको समाकलन या अल्पांश में लिखोगे, तो अल्पांश लिखोगे, अगर इसको अल्पांश लिखते हैं तो अल्पांश में क्या हो जाएगा, देखो घूर्णी कार्य की जगह आ जाएगा dw, बल आघूर्ण की जगह टॉ, और अल्प विस्थापन ये अल्प कोणीय विस्थापन हो गया। क्या हो गया, अल्प कोणीय विस्थापन। अब इससे कुल इसका θ1 से θ2 तक समाकलन करने पर, इसका θ1 से θ2 तक क्या करेंगे, समाकलन। हम कुल कार्य ज्ञात करना चाहते हैं तो θ1 से θ2 तक समाकलन करेंगे। तो ये हो गया dw, समाकलन कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक, टॉ इंटू dθ। देख लो एक बार, ये तो लग रहा था, उसके विरोध में हमें घुमाने में कार्य करना पड़ा, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ये तो रेखीय कार्य है चलाने में, अब घुमाने में लगाएंगे तो घूर्णी कार्य, बल की जगह सब घूर्णन, इसकी जगह भी ये कोणीय विस्थापन या घूर्णी विस्थापन, ये w हो जाएगा। लिमिट θ1 से θ2 चली जाएगी, टॉ का मान समीकरण कहां से लाओगे, 1 से, लगभग हो गया डेरिवेशन। देखो ये अपना आप घूमता है, हम इसको यूं घुमा रहे हैं विरोध में, P sin θ dθ।
बताओ मैचिंग मैचिंग इनसाइड रिमेनिंग आउटसाइड। बोलते रहो क्या होगा, पीई थीटा 1 से थीटा 2, ये साइन थीटा 1 में बोलते रहो पी थीटा। अब यहाँ पे आपका समाकलन का सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, समाकलन का। साइन थीटा का समाकलन याद होगा आप लोगों को, माइनस कॉस थीटा होता है। बोलो, ये हो गया आपके माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। माइनस को बाहर ले लो, माइनस पीई समाकलन के बाद ये कॉस थीटा आया था। वही बात है, अप्लाई क्या करेंगे, लिमिट करनी पड़ेगी। वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट में थीटा की जगह 2 और फिर 1 माइनस पी। यस, बोलते रहो मन में, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस का गुणा कर दो। पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। ये किसी द्विध्रुव को, वायुविद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का घूर्णन या घुमाने में किया गया यही कार्य जो है वो आगे जाके डब्ल्यू ही क्या बन जाएगा, यू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक घुमाने में किया गया। इसके स्पेशल केस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।